research report writing, it is nothing but a formal reporting of the work which you have done while conducting your research. जो भी आपने किया है रिसर्च के दौरान, रिसर्च के एक लेजिटिमेट और ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइड आउटकम्स तक पहुंचने के लिए जो भी आपकी जर्नी रही है, स्टार्टिंग से कैसे शुरू हुई और कैसे कैसे आप उस रास्ते से निकले, उस पूरे का एक फॉर्मल अकाउंट रिसर्च रिपोर्ट होती है। मेरे वर्ड्स पे तो गौर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फॉर्मल, व्हेन आई से फॉर्मल अकाउंट, इट मींस नो इनफॉर्मल लैंग्वेज और वर्ड्स आर अलाउड। ठीक है। सेकेंड थिंग, for what you want to write a research report, आपका पर्पस क्या है उसको लिखने का। अब जरा समझिएगा, जब आप दो लोग बातचीत करते हैं आमने सामने, आप मुझे बताएं आपने रिसर्च कैसे की अपनी, तो आप मुझसे बात करते समय कोई चीज अगर बहुत क्लियर नहीं होगी तो मैं आपसे पलट के क्वेश्चन पूछ सकूंगा, है ना। कि अरे ये जैसे आपने कहा कि मैंने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ली अपनी रिसर्च में, आई कैरीड आउट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। मैंने पूछा स्ट्रेटिफाइड क्यों ली, सिंपल क्यों नहीं ले ली? तो मैंने पूछा। ये तब पॉसिबल है मेरा पूछना जब हम दो लोग आमने सामने बात कर रहे हों। But your research report is a document which is read by other parties, other people in your absence. इस लॉजिक पॉइंट को पकड़िएगा। You are not there to answer any query. It means your report in itself must be so explanatory, must be including all the possible questions which may be come into the mind of the reader. मैं बहुत फॉर्मल, देखिए ढेर पीपीटी उस पर मौजूद है इंटरनेट पर, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग क्या चैप्टर होते हैं, 5 चैप्टर उनके हेडिंग्स ही होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल ऑल दिस। अगर आप कहेंगे तो वो भी एक पीपीटी है मेरे पास डाउनलोडेड, मैंने भी साइट से, वाई टू वेस्ट टाइम, मैंने भी साइट से डाउनलोड किया, मैं दिखा दूंगा आपको उसको लास्ट में। ओके, वो सब आप जानते हैं। 5 चैप्टर्स हैं, पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा रिव्यू का है, तीसरा मेथोडोलॉजी का है, चौथा एनालिसिस का है, 5वां कंक्लूजन समरी का है। दैट यू ऑल नो, सर्टिफिकेट लगता है। आई एम नॉट टॉकिंग दैट सिस्टम, आई एम सेइंग व्हाट एग्जैक्टली यू शुड टेक केयर व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। थंब रूल ये है कि ये आप फॉर्मल लैंग्वेज में, अनौपचारिक भाषा में नहीं, औपचारिक भाषा में, जो भी भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, जो भी माध्यम आपका, इट मे बी इन इंग्लिश, इट मे बी इन हिंदी, इट मे बी इन एनी अदर लैंग्वेज विच इज परमिटेड बाय द इंस्टीट्यूशन और द फंडिंग एजेंसी, बट the language must be formal and it must be so precise and clear कि सामने वाला सारे पॉसिबल क्वेश्चन के आंसर उसमें आते चले जाएं। आपने कभी गौर किया होगा तो आपके अपने डिसिप्लिन में, आपके अपने सब्जेक्ट में ढेरों किताबें आप पढ़ते होंगे, आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ी होंगी। किसी किसी किताब, कोई कोई किताब आपको बड़ी पसंद है, आपको ये कहते हैं ये किताब बहुत अच्छी है, ये किताब बहुत अच्छी नहीं है। ये डिफरेंस क्यों आता है? आप देखेंगे कि जो अच्छी किताबें हैं, मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई कोई अच्छी किताब है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो आपको वो किताब इसलिए पसंद आती है क्योंकि उसमें सिंपल लैंग्वेज में और ऐसे बात कही जाती है जैसे वो आदमी आपके सामने बैठ के बोल रहा हो, ऑथर आपके सामने बैठ के आपको बता रहा हो। एवरी स्टेटमेंट कनेक्टेड विद ईच अदर, बात जुड़ी हुई चल रही है। अचानक से ऐसा नहीं कि मैं ये बात कर रहा हूं और फिर मैं कहूं कि हाँ मौसम बड़ा गर्म हो रहा है, कल तो चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की, फिर मैं डेटा कलेक्ट करने गया, हाँ बारिश भी होने के चांसेस हैं। दिस आर नॉट कनेक्टेड, इररिलेवेंट सेंटेंसेस आई एम यूजिंग। जो अच्छी किताबें होती हैं वो एक फ्लो में चलती हैं
और ऐसे लगते हैं जैसे सामने बैठा आपको कोई बता रहा है। सेम थिंग आई एम सेइंग दिस थंब रूल, योर रिसर्च रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट। जैसे किताब आप ऑथर की एब्सेंस में पढ़ते हैं, ऐसे ही आपकी रिसर्च रिपोर्ट, आपकी थीसिस आपकी एब्सेंस में पढ़ी जाने वाली है। सो यू विल नॉट बी देयर। पीएचडी का वाइवा डिफेंड करने के टाइम पर आपके पास ऑप्शन है, एग्जामिनर पूछेगा आप बता देंगे। रिसर्च रिपोर्ट का जब कोई आपकी सबमिट हो जाएगी फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर वो चैप्टर क्लोज हो गया। तो आपको सारी चीजें, एवरी वायर, every possible question which is related to methodology, procedure, or your work that is relevant, that may be come into mind of the reader, that must be answered in your research report. But no bluffing, no additional stories. मुद्दे की बात, पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन सारे पॉइंट जुड़े हुए और सारी बातों का आंसर करते हुए। कैसे होगा मैं उस पर आता हूं जरा भी, है ना। ये थंब रूल मैंने आपको बताया रिसर्च रिपोर्ट लिखने के। अब वो रिसर्च रिपोर्ट चाहे आप किसी प्रोजेक्ट की लिख रहे हो, चाहे किसी फंडिंग एजेंसी आईसीएसआर की, डीबीटी की, जिसके लिए भी आप लिख रहे हो, सब में रूल है, ठीक है। अपने अपने फॉर्मेट भी हैं लोगों के, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी सी। जैसे बिहेवियरल साइंसेज में सबसे ज्यादा कॉमनली चलने वाला फॉर्मेट एपी है, एपीए है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसका 8th एडिशन आज की डेट में मार्केट में है। कॉमनली 7th इंडिया में ज्यादा यूज हो रहा है, बट 8th भी आ चुका है उसका। लैंग्वेजेज में एमएलए स्टाइल ज्यादा यूज होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इंग्लिश वाले ज्यादातर एमएलए को फॉलो करते हैं, और दूसरी लैंग्वेजेज में भी शिकागो मैनुअल भी है। और इसके अलावा बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं जो अपना स्टाइल मैनुअल देती हैं। तो स्टाइल मैनुअल किसी का भी हो सकता है, वो एक तरीका है, वो बताएंगे। लेकिन ये थंब रूल सभी पर लागू होते हैं कि अपनी बात फॉर्मल लैंग्वेज में, कंसाइज फॉर्म में सबको कम्युनिकेट एक तरफ से आपकी एब्सेंस में हो जाए। ओके, नाउ इतना जरूर डिफरेंस होता है कि रिसर्च रिपोर्ट लिखते समय, और वो डिसिप्लिनरी डिफरेंस है, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का डिफरेंस नहीं है, डिसिप्लिनरी डिफरेंस है। जैसे आप फिजिकल साइंसेज की, जो नेचुरल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज की अगर आप रिपोर्ट लिखते हैं तो उनकी रिसर्च रिपोर्ट में मेथोडोलॉजी और डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, दे फोकस मोर ऑन दिस, whereas while you report for behavioral sciences, social sciences, psychology, education, economics में दोनों तरीके का चलता है वर्क, जो डेटा बेस्ड वाला भी है और ये वाला भी है। उन सब रिपोर्ट्स में कंस्ट्रक्टिंग योर आर्ग्यूमेंट, समझिएगा बात को, कंस्ट्रक्टिंग योर सेंटेंस ओनली नहीं कह रहा हूं मैं, सेंटेंस लैंग्वेज का मामला है, लेकिन कंस्ट्रक्टिंग योर आर्ग्यूमेंट आपकी रिसर्च का मामला है। मैं कैसे ये तर्क से सिद्ध करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं ये बातें मेरी अपनी नहीं है, जो रिसर्च में मिला है और जो बाकी लोगों ने पाया है, इनसे मिला के आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर बनती है बात। अब मैंने एक लाइन और कही है इसमें कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बातें नहीं है। इसका मतलब इन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग देयर इज नो प्लेस ऑफ माय ओपिनियन। It's a formal account of your research work, which is precise, which is objective, which is free from any bias. मेरी अपनी ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है नो, रिसर्चर को ऐसा लगता है नो, देयर इज नो स्पेस। और ये सब रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली, वो रिसर्च रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, कैसे ये बात शुरू है, कहां से शुरू करते हैं हम, क्या क्या चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो रिसर्च में जो चीजें करते हैं वही चीजें इसमें शामिल होंगी, इसलिए हम पहले बात करते हैं जरा क्विकली, मैं शॉर्ट में बात करूंगा बहुत तेजी से। रिसर्च स्टार्ट कैसे होती है, वहीं से आपका चैप्टर 1 बनना शुरू होता है। ओके, रिसर्च स्टार्ट कैसे होती है, रिसर्च कैसे शुरू करते हैं आप, जरा कॉमनली कोई भी बताइए। आपने अपनी पीएचडी की होगी या बच्चों को, स्टूडेंट्स को पीएचडी कराते हैं, कैसे शुरू कराते हैं, कहां से शुरू करते हैं? फर्स्टली टॉपिक डिसाइड करते हैं। ओके, टॉपिक डॉक्टर शिकायत सिंह, फर्स्ट में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ अपना फोकस ऑफ टॉपिक उसमें से निकलता है जी, टॉपिक उसमें से निकलता है। डॉक्टर शालिनी, सर द रिसर्च प्रोसेस बिगिंस विद द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, ओके।
फाइंडिंग प्रॉब्लम। सुरभि मैडम क्या करें आप? एरिया ऑफ रिसर्च सर, एरिया ऑफ रिसर्च, स्पेशलाइज्ड एरिया ओके that we have to consider. ओके। देखिए आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत सारी चीजें आ रही हैं। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, सुनेंगे कहानी? Yes sir. Okay. कहानी में एनेक्डोट। आपने डॉक्टर रितु हैं और डॉक्टर कलिता हैं, बाकी लोग नहीं है, मतलब दो ही लोग मुझे दिख रहे हैं सामने चेहरे पर, बाकी लोग गए क्या? मैं बीच में डॉक्टर शिखा हैं अभी, ओके बने रहिए ऐसे, वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन आते हैं ना चेहरे। डॉक्टर शाहिदा थे अभी तक, जैसे ही वो गए मैंने बोल दी बात। ओके, डॉक्टर ममता भी थे पहले, ओके। सर मैं तो वैसे भी नहीं जाऊंगी, पांडे सर डांटेंगे मुझे। नहीं, जाने से मेरा मतलब है कि सामने फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता रहता है ना कुछ खराब। आपको समझ आता है ना कि मैं बोर करने लगा हूँ अभी, है ना? जैसे मैंने स्टोरी की बात कही, तो देखिए स्टोरी टेलिंग इसलिए बड़ा पॉपुलर मेथड है। जैसे मैंने स्टोरी कही, सब लोग खुश हो गए, सुनाई। प्याजे का नाम सुना है सभी ने? जी सर। जीन प्याजे हम उसको बोलते हैं, जा प्याजे। एक्चुअली प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। मैं उनकी बात को थोड़े लेमैन शब्दों में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि कैसे होता है डेवलपमेंट, कि एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। ओके, जैसे उन्होंने कहा कि अभी एग्जैक्टली उनके शब्द नहीं, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। जैसे पेंडुलम का आप एग्जांपल पढ़ते हैं ना बच्चों में, पेंडुलम हिलाइए, शेक इट, वो हिलता रहेगा लेकिन अल्टीमेटली आके एक जगह ठहर जाएगा, इक्विलिब्रियम। एक बर्तन में पानी भरिए, पानी शुरू में हिलेगा फिर शांत हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तालाब में पानी है, शांत है, इक्विलिब्रियम। अब उसमें पानी में आप एक कंकड़ मारिए तो वो हिलने लगेगा, फिर उसमें आएगा डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन डिसइक्विलिब्रियम में कोई रह नहीं सकता, तो थोड़ी देर बाद पानी फिर शांत हो जाएगा। तो पहले पानी का लेवल ये था, अब जो दोबारा शांत होकर पानी का लेवल ये हो गया, क्योंकि उस कंकड़ ने, उस पत्थर ने अपनी जगह बना ली, उसमें पानी का लेवल थोड़ा सा उठ गया। ठीक, ऐसा ही होता है नॉलेज के साथ में भी। प्याजे कहते हैं कि जिस नॉलेज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो हमारी इक्विलिब्रियम में चली जाती है। जैसे बच्चे, ह्यूमन माइंड्स क्यूरियस है, ह्यूमन इंटेलिजेंट माने जाते हैं सबसे, अभी तक ना हम मानते हैं ना ह्यूमन सबसे इंटेलिजेंट है, अभी तक हमको यही पता है, क्योंकि हमको अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई क्रीचर अभी पता नहीं है। हो सकता है नहीं है, पता नहीं। तो ह्यूमन माइंड है, बच्चे इसलिए पैदाइशी से क्वेश्चन पूछते हैं, शुरू से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ देखते हैं अपने आसपास तो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। बच्चे पूछते नहीं पेरेंट्स से कि सूरज कहाँ चला गया, रात हो जाती है, पूछते सूरज कहाँ गया, पेरेंट्स उसको कुछ भी बोल देते हैं कि सूरज थक गया था, अपने घर चला गया, है ना? ये उसने मान लिया कि सूरज थक गया, अपने घर चला गया, ये नॉलेज इक्विलिब्रियम में चली गई, शांत हो गई, बैठ ली उसने। अब वो जब बच्चा क्लास में पहुंचा, फॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वहां उसको पता चला कि सूरज तो निर्जीव होता है और न सूरज चलता है, न वो थक सकता है। अब उसका जो इक्विलिब्रियम में नॉलेज था उसमें लगा कंकड़, पत्थर, और वो डिस्टर्ब हुआ कि इसका मतलब ये मामला नहीं, सूरज जाता कहाँ है। तो फिर उसमें एक नई थ्योरी उसको पढ़ाई गई स्कूल में, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, एक्सिस पर चारों तरफ घूमती है गोल गोल। तो जो हिस्सा सामने की तरफ आता है उसमें दिन होता है, जो पीछे की तरफ होता है उसमें रात होती है, इसलिए 12-12 घंटे बाद दिन रात होते हैं। उसने थ्योरी पढ़ी, अब उसको नया आंसर मिल गया, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि अंधेरा क्यों हो गया, क्योंकि सूरज, धरती अपनी धुरी पर घूमती है। पुरानी नॉलेज कि सूरज थक गया था वो डिस्टर्ब हुई, नई नॉलेज, और ये पुरानी और नई नॉलेज के जो बीच में गैप है, यही नॉलेज, यही लर्निंग है, यही डेवलपमेंट है। और इस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। प्याजे ने कहा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जब उसको चैलेंज मिलता है कहीं से, कोई कंकड़ लगता है उस इक्विलिब्रियम में, नॉलेज के इक्विलिब्रियम में, तो आपका नॉलेज का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। और फिर जब आप उस शांत डिसइक्विलिब्रियम में रह नहीं सकता, तो आप तलाशते हैं उसका उत्तर, और फिर आप एक नया इक्विलिब्रियम गेन करते हैं, और इस तरीके से लर्निंग चलती रहती है। ये प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जरा समझिए।
कैसे बात शुरू होती है, और ये सब जुड़ेगा। बचपन से कहा गया, मैं अपना ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुझे बताया गया कि, हम सबको बताया गया कि ऊपर वाले ने जब लड़के और लड़कियों को बनाया तो उनमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो किए, मेंटल डिफरेंसेस नहीं किए। द गॉड मेड बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल इन टर्म्स ऑफ IQ। मैंने इस नॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया, ये इक्विलिब्रियम में है। अब लेकिन मई में जैसे ही जब भी बोर्ड का रिजल्ट आता है तो अखबार में हेडलाइन होती है, लड़कियों ने बाजी मारी। हर साल यही हो रहा है, लड़कियों ने बाजी मारी। अब मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। मुझे लगा कि अगर लड़के लड़कियां बराबर बनाए थे ऊपर वाले ने, तो किसी साल लड़के टॉप करते, किसी साल लड़कियां टॉप करती, लेकिन हर साल लड़कियां टॉप कर रही। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियां लड़कों से बेहतर होती हैं IQ के मामले में? इज देयर एनी डिफरेंस अमंग बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ IQ? आई हैड अ क्वेश्चन जिसने मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। ये जो क्वेश्चन उठा, इसी को आप कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन। And every research starts with a research question. A research question which disturbs researchers' equilibrium of knowledge. बात समझ में आई? Irrespective of level, irrespective of subject or discipline, चाहे मैथ्स की रिसर्च हो, साइकोलॉजी की हो, इंग्लिश की हो, एजुकेशन की हो, इकोनॉमिक्स की हो, सब रिसर्च क्वेश्चन से शुरू होती है। प्रश्न उठता है पहला दिमाग, क्यों ऐसा, क्या है? और वो ऐसा प्रश्न जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। यहां आप दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर वो जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाला रिसर्च क्वेश्चन रिसर्चर का अपना है, तो सोने पे सुहागा, अच्छा होगा, रिसर्च अच्छी चलेगी। और अगर वो उधार का लिया हुआ प्रश्न है तो रिसर्चर कभी भी अच्छी रिसर्च नहीं कर पाएगा। उधार का लिया हुआ प्रश्न कैसा मतलब है? आप देखते हैं ना, सुपरवाइजर के पास पहुंचते हैं कुछ बच्चे और कहते हैं मैडम एक टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए, सर एक टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए। या बहुत बार वो ऐसा चेक, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत चल रहा है, इसमें से मैं टॉपिक ले लेता हूँ। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत चलन चल रहा है, मैं इसमें से टॉपिक ले लेता हूँ। ये सब मेरे रिसर्च क्वेश्चंस नहीं है। रिसर्च क्वेश्चंस मेरे रिसर्च क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैंने उधार के लिए, तो ये मुझे मेरा इक्विलिब्रियम ने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए मैं बेचैन नहीं होऊंगा इसका उत्तर तलाशने के लिए। तो मैं अच्छी रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पहले तो मैं उसको साइड लाइन रख देता हूं। जरा हम बात कर रहे हैं कि जिसमें रिसर्चर का रिसर्च क्वेश्चन उठा, लेकिन आपने गौर किया रिसर्च क्वेश्चन हवा में से नहीं आता, यूरेका नहीं होता कि अचानक से रात को सो रहे थे क्वेश्चन दिमाग में। नो, इट इज ऑलवेज लिंक्ड विद योर प्रीवियस नॉलेज, जो आसपास चल रही है, पढ़ रही। इसीलिए जब आप में से किसी ने कहा कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जब अगर रिसर्चर कोई आपके पास आता है रिसर्च करने के लिए, कोई प्रोस्पेक्टिव रिसर्चर आपके पास आता है, तो आप एज अ सुपरवाइजर उसको कहते हैं जाओ लाइब्रेरी में पढ़ो, कुछ जर्नल्स पढ़ो, कुछ आर्टिकल्स पढ़ो। ये वही चीज आप कर रहे हैं। जैसे अपने आसपास में अखबार पढ़ रहा था, देखा कि लड़कियां टॉपर हैं। आप अपने आसपास अपने डिसिप्लिन, अपने नॉलेज फील्ड से रिलेटेड चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लगातार, चाहे वो जर्नल्स के थ्रू कर रहे होते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू कर रहे होते हैं, चाहे वो मैगजीन्स के थ्रू कर रहे होते हैं, चाहे वो दूसरे के PhD वर्क के थ्रू कर रहे होते हैं। उसको करते करते किसी में आपका दिमाग अटकता है कि इस बात का उत्तर नहीं आया इसमें, इस प्रश्न का उत्तर तो इसमें आया ही नहीं, ये अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? एंड द रिसर्च क्वेश्चन इज फाउंड। दिस इज द प्रोसेस हाउ रिसर्च स्टार्ट्स। इसलिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की जो बात है वो सच ये है कि 2 बार हम करते हैं। एक बार इनफॉर्मल वाला होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में उसको ज्यादा बेहतर वर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड, जो ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं अपने नॉर्मली। ध्यान दीजिएगा कि अच्छे रिसर्च क्वेश्चंस कभी भी क्वेश्चन ढूंढने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ रहे हो तब नहीं मिलते हैं। इसीलिए रिसर्चर अच्छा वो होता है जो लगातार अपने फील्ड में अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहा होता है। आप सिर्फ इसलिए लाइब्रेरी में जाके बैठकर रोज जर्नल पढ़ना शुरू करें, मुझे टॉपिक ढूंढना है, नहीं, आप फोर्सिबली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, क्या चलता है, बच्चे क्या करते हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन सच ये है कि अच्छी रिसर्च तभी निकलती है जब आप नेचुरली अपने नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, सडनली यू गॉट स्टक समवेयर, योर नॉलेज इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, आपके ज्ञान में एक पत्थर लगा और आपको लगा कि इसका उत्तर तलाशना चाहिए। यहां से प्रोसेस शुरू होता है। ओके, चलो ठीक, मैं मान के चलता हूं कि मुझे एक रिसर्च क्वेश्चन मिल गया, क्या लड़के और लड़कियों के आईक्यू में अंतर होता है, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन। अब मैं इस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर तलाशूं, वही रिसर्च होगी। लेकिन कैसे मैं आंसर तलाशूं, यहां एक बात बता के फिर मैं मेथोडोलॉजी से हट जाऊंगा, फिर मैं वापस रिपोर्ट पर आऊंगा, क्योंकि ये चीजें बेसिक्स से शुरू होंगी ना, ये सब काम आएंगी जो मैंने अभी कही है ना, यही सब जो मैंने अभी जो बनी कही है बात, यही सब आप चैप्टर 1 में लिखते हैं, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडीज को कहते हैं। मैंने बैकग्राउंड ही तो बताया आपको। मैं एक और कहानी बताऊंगा आपको, फिर हम बैकग्राउंड पर चलेंगे। पहले मैं इसकी बात करता हूं जरा। हमको उस प्रश्न का उत्तर तलाशना है। उत्तर तलाशने के बहुत सारे तरीके, जैसे बच्चे ने पूछा कि सूरज कहाँ चला गया, फादर से पूछा है, मदर से पूछा, उन्होंने आंसर दे दिया, उसने मान लिया। या फिर आप और समझिए कि मैं बचपन में कोई एक गर्म चीज मैंने छू दी गलती से, किचन में गया, गर्म कोई बर्तन था, मैंने टच कर दिया, मेरा हाथ जल गया, और मुझे पता चल गया कि गर्म चीज को छूने से हाथ जल जाता है। नॉलेज, एक्चुअली ये जो मैं मेथड जिसकी बात कर रहा हूं ना कि उत्तर तलाशना, इसको टेक्निकली बोलते हैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। रिसर्च की लैंग्वेज इसी चीज का नाम है। मैं अपने प्रश्न का उत्तर तलाशूं, मतलब मैं ज्ञान प्राप्ति की कोशिश कर रहा हूं, तो मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इसी को बोलते हैं। तो पहला मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, मैंने छू के देख लिया उसको, एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो द फर्स्ट मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज एक्सपीरियंस। इट्स नॉट ऑर्डर, नहीं है कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, एक तरीका है अनुभव, एक्सपीरियंस से आप एक्वायर करते हैं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि मैं अपना हाथ जलाऊं, मेरे घर में बड़े बहन भाई या किसी और साथी ने छू लिया गर्म बर्तन, मैंने उसको छूते हुए देखा और उसका हाथ जल गया, मुझे समझ में आ गई कि गर्म चीज को छूने से हाथ जल जाता है। इसको क्या कहते हैं आप? ऑब्जर्वेशन। यस डॉक्टर अल्ताफ, थैंक यू। ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, दूसरा मेथड हुआ ऑब्जर्वेशन। चलो, जरूरी नहीं है कि मैं अपना हाथ जलाऊं या किसी दूसरे का हाथ जलते हुए देखूं। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कह दिया कि देखो वो गर्म है, उसको छूना नहीं, हाथ जल जाएगा, मैंने मान ली, मुझे पता चल गया कि गर्म चीज को छूने से हाथ जल जाता है। ये एक मेथड है जिसको कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी कोई भी जो ज्ञान में हमसे ज्यादा है, उस मामले में जिसको हम मानते हैं कि हमसे ज्यादा है, वो हमको कुछ बता दे, हम उसको मान लें। और अथॉरिटी बड़ा पॉपुलर और बड़ा एग्जिस्टिंग मेथड है आज की डेट में भी। आप क्लास में टीचर से कुछ पूछते हैं, टीचर बता देता है, आप मान लेते हैं, टीचर इज अथॉरिटी। आपका कोई रिलीजियस प्रीचर कुछ बोल देता है, आप मान लेते हैं, फॉलो करने लगते हैं रिलीजियस प्रीचर्स। वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्च अभी भी है, लेकिन लंबे समय तक बड़ा डोमिनेटिंग मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज रहा है, अथॉरिटी रहा है चर्च। ठीक है, और जब अथॉरिटी और ये सारे मेथड की बात होती है, तो अथॉरिटी जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉजिकल हो। आसपास भी आप देख सकते हैं चीजों को, सिर्फ अथॉरिटी हमेशा ये फोर्स करता है कि आप मेरी बात को चुपचाप मान लें। खैर, लंबे समय तक वेस्टर्न वर्ल्ड में अथॉरिटी चलता रहा, यूरोप वगैरह में उस साइड में। फिर धीरे 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 कुछ लोग हुए जिन्होंने इसको चैलेंज करना शुरू किया। वो है ना 3 गुरु चेले, जिनको हम लोग सब हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। कौन कौन है? एरिस्टोटल और सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। यस, तो सबसे पहले था सोक्रेटिस, उसका चेला प्लेटो, उसका चेला एरिस्टोटल। सोक्रेटिस जैसे लोगों ने उठा रहे थे लोग क्वेश्चन, सोक्रेटिस को क्यों जहर मिला? इसीलिए ना कि ही वाज क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी। उस वक्त क्या कॉन्सेप्ट था कि चर्च अथॉरिटी ऑफ नॉलेज था, और चर्च कहता था कि राजा ईश्वर का दूत है, इसलिए जो राजा कहता है उसको मानो। और अरिस्टोटल का तरीका क्या था? वो पूछता था लोगों से रास्ते चलते कि देखो, किसी को रोक लिया और कहा तुम्हारे कितने हाथ हैं? 2। राजा के कितने हैं? 2। तुम्हारे कितने पैर हैं? 2। राजा के भी 2 पैर। तुम मनुष्य हो, तो राजा भी तो मनुष्य हुआ। तुम मरोगे एक दिन, हाँ, तो राजा भी मरेगा।
समझ रहे कौन सा मेथड चल रहा है? ऑल मैन आर मॉर्टल, किंग इज ऑल्सो अ मैन, किंग इज ऑल्सो मॉर्टल। मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस, कंक्लूजन, डिडक्टिव मेथड। जब ये सब मेथड चल रहे थे तो फिर आया डिडक्शन। हिस्टोरिकली अगर आप क्रोनोलॉजिकली चलें तो डिडक्शन पहले आया इंडक्शन से। डिडक्टिव मेथड इंडक्शन से पहले आया। तो डिडक्शन, लेकिन डिडक्टिव मेथड एक लॉजिक पर, रीजनिंग पर बेस्ड था, तर्क पर आधारित था, और ये लोग इसी की बात करते थे, इसलिए तो उसको चैलेंज कर दिया गया। हालांकि फिर खैर उसके शिष्यों ने और आगे परंपरा बढ़ाई और धीरे धीरे एक लॉजिकल मेथड एस्टेब्लिश हुआ, डिडक्टिव मेथड। लेकिन एज दे से नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो डिडक्टिव मेथड पॉपुलर तो बहुत हुआ, उसकी बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी, कुछ कमियां भी थी। आपने सुनी होगी वो कहानी ना, घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं? सुनिए कहानी, नहीं सुनी? हाँ या ना? ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ओके नो सर। ओके। No, sir. अच्छा, No, वैसे sir. कितने दांत होते हैं घोड़े के मुंह में? ऐसे ही बताइए मुझे। अंदाजा कोई? 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100, 80, 32। 32। हमारे यहाँ 32 है घोड़े के, 32 होंगे। ओके, माना। और कोई? और कोई अंदाजा 32 सर। है? 32 सर। 32। हाँ, आपकी बात तो मैंने सुन ली 10 साहब। और कोई? 30 30, 44 44 44। ओके, 40 के आसपास। 40 के आसपास। 28 लगाओ, अराउंड 28। 28 ओनली। अभी उन लोगों के लिए मैंने काउंटिंग आपको भी नहीं बोलनी है। मैंने काउंटिंग इसलिए नहीं बोली है कि जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ ऐसे ही लगा के कहीं छोड़ दिया है, कुछ तो उनके लिए घाटा होना चाहिए। घाटा नहीं मतलब कुछ एक इसको बोलते हैं नेगेटिव। 36 से 40 तक होते हैं। हाँ जी, 36 से 40 तक। आपको पता है जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, 44 ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास चरते हैं, गाय, जी। भैंस, घोड़ा, इनके एक ही जबड़ा होता है, ओके ओके। नीचे वाला। ऊपर दांत नहीं होते उनके। और 2 से शुरुआत होती है, 4। मैंने उनका भी घाटा दूर कर दिया जो लोग देख नहीं रहे थे। और उसी से एज पता चलती है उनकी। इसलिए कभी आप अगर रूरल बैकग्राउंड में कभी आप जाने के लोग जो गाय भैंस खरीदते हैं तो एज का अंदाजा कैसे लगाते हैं? दांत देख के, कितने दांत? 4 दांत, 5, 6 दांत। यस, 4, 6 वही संख्या है सब, देखिए। ओके, चलिए। और अलीगढ़ के आसपास तो कहा भी जाता है ना, 4 दांत आए, 2 दांत आए। अलीगढ़ आगरा के आसपास की लैंग्वेज है, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से आप अटेंड कर रहे हैं। ओके, वापस आता हूं मैं। खैर ये किस कहानी फिर कभी क्विकली सुना देता हूँ जल्दी से। ये ध्यान दीजिएगा, ये उस वक्त की बात है जब केवल उस वक्त की बात है जब केवल डिडक्टिव मेथड चलन में था, इंडक्टिव नहीं था तब तक। ओके, और ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ ये मीड ने अपनी किताब में लिखी है, फ्रांसिस बेकन को डेडिकेट करते हुए। फ्रांसिस बेकन ने एक किताब लिखी, नोवम ऑर्गेनम। इंडक्टिव के लिए जाना जाता है ना फ्रांसिस बेकन को, इंडक्टिव मेथड के लिए। फ्रांसिस बेकन, BACON, किताब है उनकी नोवम ऑर्गेनम। ओके, उनको डेडिकेट करते हुए मीड ने एक किताब में कहानी ये लिखी है कि कैसे डिडक्टिव की लिमिटेशंस को हाईलाइट करते हुए कि घोड़े राजा के दरबार में कोई एक आदमी पहुंचा। मैं क्विकली सुनाता हूँ। राजा के दरबार में एक आदमी पहुंचा और बोला कि साहब घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपके दरबार में बहुत ज्ञानी लोग हैं। राजा ने पूछा, लेकिन वहां किसी को नहीं पता था। तो राजा ने, जैसा कि होती है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी कि सब पता करके बताओ कितने दांत होते हैं। कुछ 5-6 लोगों की कमेटी बना दी और कहा कि 1 हफ्ते में पता करके बताओ। तो उन लोगों ने, उस कमेटी ने ढूंढना शुरू किया लिटरेचर। समझिएगा, मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस, कंक्लूजन, यही है डिडक्टिव की अप्रोच। उस वक्त वही मेथड चलता था। मेजर प्रीमाइस मतलब कहीं एस्टेब्लिश्ड नॉलेज, तो कहीं किसी ने लिखा हो, कि घोड़े के मुंह में इतने दांत होते हैं, ये एक घोड़ा है इसलिए इसके मुंह में इतने दांत है। ये हो ना मेजर प्रीमाइस। सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये एक मनुष्य है इसलिए ये भी मरणशील है। यही स्टेप्स हैं।
घोड़े के मुंह में इतने दांत होते हैं, ये घोड़ा है इसलिए इसके मुंह में इतने दांत होंगे। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया, मेजर प्रीमाइस, लिटरेचर ढूंढना शुरू किया, सब किताबों उलट पलट डाली, बहुत कुछ हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो आपके जैसा कोई एक यंग रिसर्चर जैसा उसमें व्यक्ति रहा होगा, उसने कमेटी के लोगों से कहा, उस कमेटी का पार्ट था वो, बोले क्या ढूंढ रहे हो आप, छोड़ो चक्कर, बुलाओ एक घोड़ा, मुंह खोलो और गिन लो, एक से कंफ्यूजन हो तो दूसरा बुलाओ, तीसरा ले आओ और देख लो कितने दांत होते हैं, बात खत्म हो गई। कहानी ये कहती है आगे, मीड उसमें लिखते हैं कि कमेटी के सीनियर लोगों ने उसको डांट दिया और कहा कि ये दिस इज एन अनपायस्ड वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ये अपवित्र तरीका है ज्ञान प्राप्ति, ऐसे नहीं होता, पहले मेजर पे माइस चाहिए। कहानी आगे ये कहती है कि फिर और 4 दिन ढूंढने के बाद फाइनली उस कमेटी ने कंक्लूड किया कि सिंस नो मेजर प्रीमाइस इज अवेलेबल, इसलिए पता नहीं लगाया जा सकता कि घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। दिस इज एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड, जिसमें नई नॉलेज नहीं पता क्रिएट हो सकती। और इसी को काउंटर करते हुए फिर बाद में इंडक्टिव मेथड डेवलप हुआ, लो फ्रांसिस बेकन ने जब प्रपोज किया उसमें, ओके, इंडक्टिव मेथड आया। इंडक्टिव मेथड की भी अपनी फिर कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे इंडक्टिव में आप 1 एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल लेने के बाद कंक्लूड करते हैं, कुछ एग्जांपल लेने के बाद ना आप स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं इंडक्टिव मेथड में, लेकिन कितने उदाहरणों के बाद आपको कंक्लूड करना है नहीं पता लगता। कई बार पता चला कि आपने गलत कंक्लूजन कर दिया, जल्दी कंक्लूड कर दिया, कोई एक्सेप्शन मिल गया, उसकी भी कमियां हैं। इसलिए बाद में धीरे धीरे लोगों ने कंबाइंड किया दोनों मेथड को, डिडक्शन की कमियों को इंडक्शन से पूरा किया, इंडक्शन की कमियों को डिडक्शन से पूरा किया, दोनों को मिला के एक मेथड बनाया जिसको कहते हैं इंडक्टो डिडक्टिव मेथड। ये सब मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज चल रहे हैं। इंडक्टो डिडक्टिव मेथड, इंडक्टो डिडक्टिव मेथड का ही दूसरा नाम है साइंटिफिक मेथड। और ये जो साइंटिफिक मेथड है, ये वही चीज है जो आपने कभी बचपन में पहली बार साइंस की किताब जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, आपने भी पढ़ी होगी, तो पहला चैप्टर ही होता है व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो व्हाट इज साइंस के चैप्टर में आपको 5 स्टेप्स ऑफ साइंस बताए जाते हैं। जब डेफिनेशन बताते हैं ना किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और उसके चरण बताए जाते हैं, विज्ञान के 5 चरण, वैज्ञानिक विधि के वो 5 चरण हैं, 5 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। और 5 मेथड क्या बताए जाते हैं शुरू की किताबों में, प्राइमरी में। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरा एनालिसिस डेटा कलेक्शन, चौथा एनालिसिस, 5वां कंक्लूजन। ये 5 स्टेप हैं जो साइंस, और कहा जाता है कि जो भी ज्ञान इन 5 चरणों से होके बनेगा, निकलेगा, वही विज्ञान है, ये बताया जाता है शुरू में। अब जरा वापस आइए, एक एग्जांपल जरा, और ये एग्जांपल दिया भी जाता है छोटी किताबों में, आप कभी गौर करेंगे तो मिल भी जाएगा। उसमें एग्जांपल लेते हैं कॉमनली कि हम डॉक्टर के पास गए, मान लीजिए कोई एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं। डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया, उसको बुखार आ रहा था, तो डॉक्टर ने पूछना शुरू किया कितनी बार आता है दिन में, कब कभी लग के चढ़ता है क्या, कितना तेज आता है, लगातार आता रहता है, बीच बीच में उतर जाता है, उल्टी जैसा भी लगता है क्या, कितने दिन से हो रहा है। डॉक्टर इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस, डॉक्टर ने हाइपोथेसिस बनाई, लगता है आपको मलेरिया हो गया है, हाइपोथेसिस। तीसरा कलेक्शन ऑफ डेटा, तो डॉक्टर कहता है कि जाओ ये मैंने लिख दिया, रिपोर्ट जांच करा के आओ लैब में, कलेक्शन ऑफ डेटा। चौथे में रिपोर्ट लेके आया पेशेंट, डॉक्टर देखता है कि हाँ इसमें तो मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव आया है, तो कंक्लूजन आपको मलेरिया है, ये लो दवा लेरी को। हाँ जी बिलाल साहब बताइए। बिलाल साहब कुछ कह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है, गलती से हो गया होगा। तो ये जो 5 स्टेप हुए है ना, इसी तरह डॉक्टर इलाज करता है। ये साइंटिफिक नॉलेज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड कंक्लूजन। और अगर वो हाइपोथेसिस गलत होगी, मान लो मलेरिया की रिपोर्ट नेगेटिव आती, तो डॉक्टर अब दूसरी हाइपोथेसिस बनाता कि लगता है टाइफाइड है, आपको मलेरिया नहीं है टाइफाइड है, अब वो टाइफाइड का इलाज शुरू करेगा। ऐसे ही चलता है ट्रीटमेंट। एक हाइपोथेसिस की जांच की, उसको चेक किया, अगर सही निकली तो ठीक है, गलत निकली तो दूसरी हाइपोथेसिस।
और ये जो 5 स्टेप हैं इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ये 5 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, और इनके थ्रू जो नॉलेज हमको गेन होती है वो साइंस है, वो साइंटिफिक नॉलेज है। तो मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन है, अगर मैं उसके आंसर के लिए मेरे पास कई सारे तरीके हैं, एक्सपीरियंस है, अथॉरिटी है, ऑब्जर्वेशन है, डिडक्शन है, इंडक्शन है, साइंटिफिक मेथड है। अगर मैं अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर साइंटिफिक मेथड से गेन कर रहा हूं तो मैं रिसर्च कर रहा हूं। इतनी सी बात है। रिसर्च क्या है? अपने शोध प्रश्न, अपने रिसर्च क्वेश्चन जिसने आपका इक्विलिब्रियम ऑफ नॉलेज डिस्टर्ब किया हो, उसका उत्तर वैज्ञानिक विधि से तलाशना, इन 5 चरणों से होते हुए तलाशना, यही रिसर्च है। और यही आप रिसर्च में करते हैं, यही आप रिसर्च रिपोर्ट में लिखते भी हैं। इसलिए अगर आपने गौर किया हो रिसर्च रिपोर्ट में, तो आपके 5 चैप्टर होते हैं ना कॉमनली। पहला इंट्रोडक्शन, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सेकंड, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, वो बेसिकली आपको हाइपोथेसिस फ्रेमिंग और मेथोडोलॉजी डिसाइड करने में मदद करता है। आऊंगा मैं भी इस बात पर भी। तीसरा, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथोडोलॉजी वाली बात, जिसमें आप बताते हैं टूल कौन सा यूज करेंगे, कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंटेशन किया। चौथा, एनालिसिस, जिसमें आप एनालिसिस की रिपोर्ट लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, डेटा देते हैं। 5वां, कंक्लूजन। यही तो 5 स्टेप है। आप अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर साइंटिफिक मेथड के स्टेप से होकर जो ले रहे हैं, उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं स्टेप्स को लिख रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, वही रिसर्च रिपोर्ट है, नथिंग एल्स। कुछ और कहानी नहीं है। रिपोर्ट लिखना और रिसर्च करना दोनों जुड़े हुए प्रोसेस है। इसलिए आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कब लिखना शुरू करें। डे 1 जब से आपकी रिसर्च क्वेश्चन शुरू होता है, तब से आपकी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे चलता जाता है, जिस जिस स्टेप पर आप चलते जाते हैं, उस स्टेप को आप लिखते जाते हैं। ठीक है, मैं यहां तक आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, फिर मैं आता हूं जरा आगे की बात में। I had this question, means comment. बताइए You said that horse, means I'm from AMU, physics department. So you said that horse has only 4 teeth around, but it's not correct, right? Because in front side it has means horse has like 4 teeth, but in the back side it has like more than 30 kind of teeth, right? Like premolar, molar, even it has like canine also, right? Okay. Am I right or not? Wrong? I don't know. I actually don't know how many teeth are there in horses' mouth. So it's a horse, it is around 40 teeth, right? 40 to 40 teeth. Might be. I don't know. I'm not claiming that I was correct. और यही मैं ये देखिए, अच्छा हुआ नजीमुद्दीन साहब आपने ये पॉइंट रेज किया। यही बात मैंने शुरू में एक लाइन कही थी, आपको गौर किया होगा, डिसिप्लिनरी डिफरेंस। कुछ रिसर्च, कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो साइंस वाले डिसिप्लिन्स हैं, वो बेसिकली डेटा और मेथड पर बहुत जोर देते हैं। और सोशल साइंसेज, बिहेवियरल साइंसेज के जो डिसिप्लिन्स हैं, वो इस पर जोर देते हैं कि लॉजिकली आप आपका आर्ग्यूमेंट कैसे बनेगा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कैसे बनेगा। तो मैं आई वाज ट्राइंग टू मेक अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। Let me just raise one question. So logically, your correct means that you should have some experimental data, right? Which can prove that you're the logical. Without data, how can you be like logical? Okay. फिजिक्स का है ना आपका बैकग्राउंड? फिजिक्स है ना नजीमुद्दीन साहब? Yes, yes. ओके। क्या आपके हिसाब से कोई डेटा क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है? Yeah, obviously, but it should have some like experimental fact. I mean, sometimes either it's like it's proved from via the mathematics or something like through some observation, right? It's not always about mathematics. वही मैं कह रहा हूँ। बिहेवियरल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज में ये है, फिजिकल साइंसेज में, फिजिक्स में ये जरूर है। अच्छा, ओके। What do people think about uses of nuclear power? मैं इसको कंडक्ट करना चाहता हूँ। Uses of nuclear power, right? हाँ,
या फिर Anyway, किसी एक पर्टिकुलर जगह किसी एक कंट्री ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। एक रिसर्च होती है फिनोमिनोलॉजी, अगर आपने नाम सुना हो तो सुनिए ना। I'm doing that. Huh? I'm doing that. फिनोमिनोलॉजी, ओके। तो फिनोमिनोलॉजी फिजिक्स वाले फिनोमिना से अलग है। फिनोमिनोलॉजी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है एक सोशल साइंसेज में, जिसमें एक कोई घटना हुई, उसको लोग किस तरीके से देख रहे हैं, सबके अपने अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसके बारे में एक बात होती है फिनोमिनोलॉजी में। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग की किसी कंट्री ने, तो वहां के रेजिडेंट, आसपास के लोग, जब उनको शिफ्ट कराया गया, वापस से उनको रिहेबिलिटेट किया गया, उन्होंने क्या महसूस किया, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। उनके एक्सपीरियंसेस सिर्फ इंटरव्यू के फॉर्म में, उनके स्टेटमेंट के फॉर्म में। डू यू थिंक इट्स अ डेटा, इट्स अ रिसर्च और नॉट? Yeah, it's already have scientific means already have some effect, right? Previously it was measured. Yeah, it means they are basically changing the position of the people, so they know that that radiation can harm the people, and they have already checked through the experiment that yes, that radiation already harmed the people, so better we should just remove the people from the. I'm not talking about radiation. When people were asked to vacate the place and the whole process went out, उनका कोई लेना देना नहीं है क्या प्रोसेस हुआ, उनके अपने अनुभव क्या थे उस दौरान, सिर्फ इतनी सी बात। How you get this अनुभव, right? So you should have some experimental fact, right? मैंने फिनोमेनोलॉजी को ऐसे ही डिफाइन किया है, अनुभव इज नॉट ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। अनुभव means basically experience, right? Huh? Anubhav means experience. So how you get this experience? Yes. Yeah, experience. So that how you get this experience? By feelings, by observing. How if you can just feel anything, then you can do the experience. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ. No. Today, let's say just I'm not going to debate you, but let's say just one example. If you today feel like you are a god, then tomorrow can someone say that you are a god? It's not like that. So it's not coming from the feeling, right? You should have some power. Then only people can think that you can be a god, right? Sir, it's not coming from the feeling. अभी नजीमुद्दीन साहब, इस लेक्चर के बारे में आपसे पूछूं या इस पूरे उसके बारे में, प्रोग्राम जो आप अटेंड कर रहे हैं, इसके बारे में दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक ये कि कितने लेक्चर्स हुए, कितने एक्सपर्ट आए, कितनी उनको आप कितनी रेटिंग देंगे, एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपसे कहूँ नरेट करने के लिए, व्हाट डिड यू फील ड्यूरिंग द प्रोग्राम, what changes did you realize in yourself? You just write about those sentences. ये दो अलग अलग तरीके हैं डेटा कलेक्ट करने के। पहला क्वांटिटेटिव तरीका है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, दूसरा क्वालिटेटिव। मैं उसी बात पर आ रहा हूं, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, वो यही बताने का है कि जब हम रिसर्च क्वेश्चन का आंसर तलाशते हैं, वहां भी दो अप्रोच चलती हैं। फिजिकल साइंसेज में नहीं चलेंगी वो, लेकिन बाकी बिहेवियरल साइंसेज में, सोशल साइंसेज में फिर वहां दो अप्रोच चलती है, ठीक है। Let's go ahead. Thank you. आपके ब्लंट इस लास्ट आंसर से समझ में आ रहा है कि आप अभी सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन it's okay. Means I should not disturb you. You just go ahead. It's not disturbance. It's a genuine question. It's a genuine question, and I'm happy कि एटलीस्ट फिजिक्स का एक व्यक्ति सोशल साइंसेज के इस तरह के प्रोग्राम में जुड़ रहा है। ये जो अभी मल्टी डिसिप्लिनरिटी की जो बात एनईपी कर रही है, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि एक डिसिप्लिन दूसरी डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है आज के डेट में, है ना। जैसे आपको क्या लगता है कि कोई भी चीज बिना डेटा के नहीं हो सकती, बिना क्वांटिटेटिव डेटा के। ओके, मैं आता हूँ जरा उस बात पर, जरा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का एक डिफरेंस देता हूँ, फिर हम बात कंटिन्यू करेंगे इस बात पर। ओके, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं भी मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, एएमयू का एमएससी। It's okay. I didn't talk that kind of thing. Okay, so you're a good man. I know. I saw your CV. Okay. There is no problem. It's not about me. It's about the discipline and subject and the methodology. Okay? चलो, अब जरा वापस मैं आता हूँ कि हमने अभी ये कहा कि साइंटिफिक मेथड जिसके कुछ स्टेप्स है, उसके हिसाब से हमारी रिसर्च रिपोर्ट के चैप्टर्स बने। ओके, एक और पॉइंट इसमें आता है कि जब मैं अपनी रिसर्च के क्वेश्चन का हम आंसर तलाशते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं आंसर तलाशने के। आप इसको ऐसे समझिए जरा कि
एएमयू से, अलीगढ़ से आपको दिल्ली जाना है। बाकी लोग शाहिदा मैडम और कविता मैडम के अलावा बाकी लोग लगता चले गए। नजीमुद्दीन साहब तो थे ही अभी, हालांकि वीडियो नहीं देखा उनका मैंने। ओके, थैंक यू। तो अलीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो मेरा रिसर्च क्वेश्चन, मेरा टारगेट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रीच टू दिल्ली। ठीक, अब जरा सोचिए कि गूगल नहीं है, आपके पास फोन नहीं है और गूगल का जमाना नहीं है। ठीक, आप कैसे, और आप कभी नहीं गए अलीगढ़ से दिल्ली, आप कैसे क्या करेंगे सबसे पहले? So I have to ask someone, those who know. ऑब्वियसली, तो आप लोगों से पूछना शुरू करेंगे कि साहब कैसे, यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, कैसे जाए। जब आप पूछेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ लोग जो गए हुए हैं ट्रेन से, ओके, कुछ लोग जो गए हुए हैं बस से, कुछ लोग जो गए हुए हैं अपनी बाइक से, कुछ लोग जो अपनी कार से गए, ऐसे अलग अलग तरीके से लोग जाने वाले गए हुए होंगे। ओके, आपने इन सारे चीजों का एनालाइज किया और पाया कि भाई मेरे पास अपनी कार नहीं है, मेरे पास अपनी बाइक भी नहीं है, मैं ट्रेन से जाता हूँ, बस में मेरी तबीयत खराब होती है, मैं ट्रेन से जाता हूँ, ट्रेन कंफर्टेबल है। तो अब जितने लोगों से मैंने पूछा, उनमें से जितने लोग ट्रेन से गए होंगे, अब मेरा फोकस उन लोगों पे हो जाएगा, है ना। मैं स्पेशली उन लोगों से बात करूंगा कि भैया आप ट्रेन से गए, तो मैं उनसे और डिटेल पूछूंगा कि स्टेशन कितने बजे जाती है ट्रेन, मैं जहां रह रहा हूँ यहाँ से स्टेशन कैसे जाऊंगा, दिल्ली में मैं स्टेशन कितना टाइम ले लेगी ट्रेन, दिल्ली में मैं स्टेशन पर उतरूंगा तो वहां से जहां दिल्ली में मुझे जाना है वहां तक कैसे जाऊंगा, क्या कन्वेंस मिलेगा, मैं उनसे सारी इंफॉर्मेशन लूंगा और अब मुझे पता चल गया और अब मैं टिकट लूंगा, उस हिसाब से चला जाऊंगा दिल्ली। ठीक है, एक तरीका। और अब मुझसे अगर कोई पूछेगा कि कैसे जाना है दिल्ली ट्रेन से, तो मैं दूसरे को भी बता सकूंगा, मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैं दूसरे को बता सकूंगा। दूसरा तरीका जाने का दिल्ली का हो सकता है कि मैंने किसी से पूछा कि भैया दिल्ली किधर है, तो उसने पश्चिम की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि देखो उस डायरेक्शन में है दिल्ली, और मैं वहां से चल दिया। और अब मैं रास्ते में जैसी जरूरत होगी, जैसी सिचुएशन होगी, कहीं सड़क मिलेगी, साधन मिल जाएगा, किसी से लिफ्ट मिल जाएगी, बाइक वाले से तो लिफ्ट ले लूंगा, कहीं नदी पड़ेगी, नाव होगी तो नाव से पार कर लूंगा, तैर के पार कर सकूंगा तो तैर के पार कर दूंगा, और मैं चलता चला जाऊंगा और दिल्ली जब तक पहुंचूंगा। किसमें समय कम लगेगा? पहले वाले तरीके में मैं जाके और भी काम कर सकूंगा दिल्ली में, और चीजें भी देख सकूंगा, लेकिन दूसरे वाले तरीके में टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन किसमें आप नई चीज एक्सप्लोर कर सकेंगे? दूसरे वाले तरीके में, जिसमें आप नई नई चीजें देखते जाएंगे अपने आसपास। पुराने जो पहला तरीका था जिसमें आप ट्रेन में गए थे, उसमें आपको फिक्स रास्ते से, उसी रास्ते से होते वही चीजें रास्ते में पड़ेंगी। पता चलेगा अलीगढ़ से निकलेंगे, डामर पड़ेगा, कलवा पड़ेगा, सोमना पड़ेगा, खुर्जा पड़ेगा, सिकंदराबाद पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे, जनकौर पड़ेगा, ये पढ़ते हुए मुझे पता है फिक्स स्टेशन। ये जो सारी सिचुएशन हुई, ये जो दो अप्रोच है, एक्चुअली इनमें से पहली जो अप्रोच है जिसमें आप ट्रेन से गए, उसको आप कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, और जो दूसरी है उसको आप कहते हैं क्वालिटेटिव। That means you are doing you are taking some experimental data by using some other people, those who have gone via bus, via train, or via car. Okay, then out of that you collect the data, and out of that you're saying that yeah, this one is great, so I can choose that one. Basically, so you did all this kind of experiment, right? It's a kind of experiment, so that's why you get the It's experience. not an experiment, sir. Yeah, it's a kind of experiment, right? How can you Not kind of experiment. when yeah. In for experiment, cause and effect is a mandatory part. It's not like you're not saying that it's not is like not an lab experiment. kind of, yeah, it's kind of experience, you can say, right? So you're basically Experiential is a different thing again. वही मैं कह रहा हूँ सर, डिसिप्लिनरी डिफरेंस है। आप समझिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही होगी जब मैं दूसरे वाले में गया खुद से। आता हूँ that's your experience, but you got the information from other people experience, right? यस, मैं आता हूँ सर, उसी को बोलते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। उसी को बोलते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जब मैंने दूसरों की मदद से। यस अरविंदर जी, बताइए प्लीज।
Sir, practical is an experience. Practical is also experience. Yeah, so it's a practical experience, right? Anything which kind of you do experiment, is an experience in some way. Whatever you do, आप ट्रेन से भी गए वो भी एक एक्सपीरियंस है, ओके। लेकिन अभी जो मैं बात कह रहा हूँ, दो अप्रोच की मैंने बात की कि मुझे अपने ऑब्जेक्टिव तक जो पहुंचना है, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के दो रास्ते थे मेरे पास। एक मैं बंधे हुए रास्ते पे जाऊं, दूसरों की मदद से पूछ के बंधे हुए रास्ते पर, जिसमें मैं कुछ नया एक्सप्लोर बहुत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे समय बचेगा। इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये मैं कह रहा हूं। और जो दूसरा अप्रोच है जिसमें हम नया एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें हम फिक्स रास्ते पे नहीं चलते, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम बड़ा डेटा नहीं लेते, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डिवीजन है, ये अप्रोच ऑफ रिसर्च का डिवीजन है कि आप क्वालिटेटिव अप्रोच से चलेंगे या क्वांटिटेटिव अप्रोच से चलेंगे। फिजिक्स की जो आप एग्जांपल ले रहे हैं नजीमुद्दीन साहब, मैक्सिमम रिसर्चेज आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, in which you frame hypothesis. Framing hypothesis is a task of deduction. And the moment you include framing hypothesis, it converts into a quantitative research. Qualitative research do not include framing of hypothesis. ये मैं बात कर रहा हूं, ओके। ये जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव में मैंने कहा कि हम, और जो आप दूसरों से पूछ रहे थे कैसे जाना है यहाँ से अलीगढ़, ये वही है जब आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कर रहे हैं। फिर आपने स्पेशली उन लोगों को चुना जो ट्रेन से गए हैं। ऐसे ही जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तो शुरू में आप बहुत सारे रिव्यू देखते हैं, फिर स्पेशली आप उन लोगों पर फोकस करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम से मिलते जुलते हैं। तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे ने भी ये रिसर्च की है तो उसने कौन सा टूल यूज किया, उसने कैसी हाइपोथेसिस बनाई, उसने कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज किया डेटा एनालिसिस के टाइम पे, उसको कितना समय लगा, ताकि उसके बेसिस पर आप अपनी मेथोडोलॉजी, अपनी हाइपोथेसिस डिसाइड कर सकें। और ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का दूसरा चैप्टर जो आप लिखते हैं रिपोर्ट में, उसका काम है। एक और जरा उसका एग्जांपल समझिए, जो मैंने कहा था कि बैकग्राउंड से रिलेटेड, मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक एग्जांपल दूंगा अभी नजीमुद्दीन साहब में। आपने कहानी सुनी है, एक गांव में एक बार आग लग गई। उस गांव में आग लगी तो सब लोग भाग गए, जान बचा के भाग गए सभी लोग। उसमें दो लोग फंसे गए, एक आदमी जिसके पैर नहीं थे, एक दूसरा आदमी फंसा जिसकी आंखें नहीं थी, वो ही वाज ब्लाइंड। ये दोनों लोग फंस गए, बाकी भाग गए सभी लोग। तो उन दोनों ने क्या किया कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का डिसाइड किया, और जिसके आंखें नहीं थी उस व्यक्ति ने, जिसके पैर नहीं थे, उसको अपने कंधों पे बिठा लिया। उसके तो आंखें ठीक थी, वो कंधों पे बैठा, वो रास्ता बताता गया, और जिसके पैर ठीक थे वो लेता गया, और दोनों निकल गए आग से, दोनों ने अपनी जान बचा ली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेशन इन द सोसाइटी। अगर मैं सच कहूं तो सारी चीजें सोसाइटी में कोऑपरेशन पर चलती है ना। सोसाइटी बेसिकली कोऑपरेटिव फिनोमेना है। जैसे ये क्या चीज है? पेन, कलम। मैं कहता हूं ये ग्लास है। ये क्या चीज है? Bottle. मैं कहता हूं ये डस्टर। अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट ना करें तो देयर इज नो लैंग्वेज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लैंग्वेज क्या है? हमने कॉमनली अग्री कर लिया कि हम सब लोग इसको पेन बोलेंगे, हम सब लोग इसको बॉटल बोलेंगे। ट्रैफिक रूल्स हम सब कॉमनली अग्री कर लिया कि हम लेफ्ट से चलेंगे, राइट से ओवरटेक करेंगे। सोसाइटी के जितने फिनोमेना आप देखिए सब कॉपरेशन पर चलते हैं, ठीक है। और कॉपरेशन, स्कूल्स का काम क्या है? सोसाइटी के लिए फ्यूचर सिटीजन्स तैयार करना, यही काम है ना स्कूल्स। बेसिकली सोसाइटी के लिए फ्यूचर सिटीजन तैयार करना। क्योंकि सोसाइटी कॉपरेशन पर चलती है तो ऑब्वियस है कि स्कूल्स में भी कॉपरेशन सिखाया जाएगा, क्योंकि वो तो सोसाइटी के लिए तैयार कर रही है। लेकिन जरा देखिए स्कूल्स में क्या चलता है।
स्कूल का कोई सीन क्लास का याद करिए, टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों से, तो बच्चे तुरंत से हाथ उठाते हैं, है ना, मैं बताऊं। जो फ्रंट रो में बैठा बच्चा है उसने हाथ उठाया ये सोच के कि किसी और को नहीं आता, मुझे चांस मिलेगा, मैं टीचर की नजरों में आ जाऊंगा। लेकिन हाथ उठाने के बाद उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि और 8-10 लोगों ने हाथ उठा रखे, उसका थोड़ा सा खुशी कम हुई। दूसरे लोगों को आता है, इससे मेरी खुशी थोड़ी सी कम हुई। खैर कोई नहीं, मैंने हाथ उठा रखा है, टीचर ने मुझसे नहीं पूछा, किसी और से पूछ लिया, मुझसे पीछे वाले से, मुझे और थोड़ा सा दुख लगा कि मुझसे नहीं पूछा। ठीक है, अब दूसरे व्यक्ति ने जिससे पूछा टीचर ने, उसने उत्तर गलत बता दिया। अब मुझे और दोबारा खुशी होती है, मुझे दूसरा चांस मिला। दूसरे का फेलियर मुझे खुशी दे रहा है। What exactly are we teaching in our classrooms? टॉप करने के 2 तरीके हैं, या तो सबसे ज्यादा पढ़ो, नहीं तो बाकी सब फेल हो जाए तो तुम टॉप कर जाओगे। We are actually developing negative interdependence of goals in our classrooms. जबकि क्लासरूम का काम है सोसाइटी के लिए ऐसे सिटीजन तैयार करना जो कोऑपरेट करें। कॉन्ट्राडिक्शन? इसका मतलब है कि हमको ऐसे मेथड चाहिए पढ़ाने के लिए जो कोऑपरेशन बढ़ा सके और अचीवमेंट भी बढ़ा सके, कंपटीशन नहीं, हेल्दी कंपटीशन बढ़ाए। ऐसा ही एक मेथड प्रपोज किया जॉनसन एंड जॉनसन, रॉबर्ट स्लेविन, ऐसे और शरीन एंड शरीन, 3 कंट्रीज में अलग अलग लोगों ने प्रपोज किया एक साथ, जिसका नाम है कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ाएं तो बच्चों में कोऑपरेशन भी बढ़ेगा और संभवतः अचीवमेंट भी बढ़ेगा। तो आई वांट टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट using cooperative learning method, and I want to get the answer to my question whether teaching through cooperative learning methods to the students will enhance achievement more than the achievement enhanced by teaching through traditional method. मैं ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाऊं, उसकी जगह अगर मैं कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ाऊं तो क्या बच्चों का अचीवमेंट बढ़ेगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? ये मेरा क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन। ये जो मैं आपको सारी कहानी सुना रहा था, ये एक्चुअली एक बैकग्राउंड बता रहा था मैं रिसर्च की, जिसको आप चैप्टर 1 में लिखते हैं, जिसको आप कहते हैं नीड ऑफ द स्टडी या बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। और मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन रेज किया, इसी रिसर्च क्वेश्चन से मेरा ऑब्जेक्टिव डेवलप होगा, उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हाइपोथेसिस डेवलप होंगी अगर ये क्वांटिटेटिव है तो, और उन हाइपोथेसिस, उसमें टर्म्स को ऑपरेशनली डिफाइन करूंगा, और मैं अपनी डिलिमिटेशंस, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिलिमिटेशन एंड लिमिटेशन, है ना जी, जानते हैं ना डिलिमिटेशन लिमिटेशन में? ओके, तो मैं डिलिमिटेशन अपनी, कि मैं अपनी रिसर्च को इतनी फेंसिंग लगा रहा हूँ, इतनी बाउंड्री लगा रहा हूँ। फेंसिंग वर्ड जब भी मैं यूज करता हूँ तो मुझे प्रोफेसर सीपीएस चौहान याद आते हैं। प्रोफेसर सीपीएस चौहान हैज बीन द डीन ऑफ एंड हेड एजुकेशन इन AMU, अब रिटायर्ड हो गए। He wrote once an article in University News, fencing eating the crop. He wrote this for NCT. Anyways, चलो, तो मैं कितनी फेंसिंग लगा रहा हूं, तो ये सारी चीजें मैंने रिसर्च क्यों शुरू की इस टॉपिक पर, ये बात, क्या क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, वो क्वेश्चन कैसे जनरेट हुआ, और उस क्वेश्चन से मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी बात हम अपने चैप्टर 1 में लिखते हैं, जिसको आप इंट्रोडक्शन का चैप्टर कहते हैं। और जब आप इस बात को लिख रहे होते हैं तब हम रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की बेसिक चीजों पर गौर करते हैं कि जब भी मैं कोई लिखूं तो मैं विद एविडेंस लिखूं। अब बात आती है एविडेंस के लिखने की, और इससे फिर मैं पहुंचूंगा चैप्टर 2 में रिव्यू, फिर वो चैप्टर तो मैंने बात कर चुका 5वां चैप्टर, लेकिन अब जब बात लिखने की आएगी तो लिखते समय कुछ मैंने रूल्स बताए लैंग्वेज के आपको पहले, कुछ और चीजें जरा समझिए। आप जब भी लिखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि रिसर्चर का अपना ओपिनियन क्या है ये नहीं चल रहा है, ये बातें लिंक्ड अप होनी चाहिए। मैंने कहा कि कोऑपरेटिव लर्निंग हैज बीन अ पॉपुलर मेथड फॉर एनहांसिंग अचीवमेंट आल्सो। तो अब मैंने जब ये बात कही, जैसे आम आदमी के तौर पर जब आप पान के ठेले पर खड़े हों या बाजार में खड़े हों, किसी दोस्त के साथ बहस ऐसी गप सड़ाका कर रहे हो, तब आप कॉमनली कह सकते हैं कि अरे पॉपुलेशन इज अ cause of poverty. But the moment you are writing a research report,
As an economics researcher, you cannot say this line without evidence that population causes poverty. और इकोनॉमिक्स के जो लोग हैं, मैंने बताया था कुछ इकोनॉमिक्स के भी लोग हैं इसमें, इकोनॉमिक्स के लोग हैं वो जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, जो कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसी भी हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है और वो कंट्रीज रिच हैं, ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी लो है और वो कंट्रीज पुअर है, ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है और वो कंट्रीज पुअर है, ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी लो है और वो रिच है। कई तरीके की स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। हाउ यू कंक्लूड समथिंग। मुझे लगता है कि एक आम आदमी के तौर पर आप सड़क पर चलते कहते नहीं बहुत करप्शन है, बट यू कैन नॉट से इन योर रिसर्च दिस थिंग। इफ यू से एनी स्टेटमेंट यू नीड एन एविडेंस। एविडेंस का मतलब कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, किसी की रिसर्च फाइंडिंग जिसने इसको किया हो, तो इसको आप कहते हैं रेफरेंसिंग या साइटेशन। अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट्स fear from mathematics, students have fear from mathematics, I cannot say this in general. कोई भी generalized statement नहीं, students of this school, of this board are intelligent than students of that school. No, I cannot say. I need evidence. I need statistical proof for this. कुछ भी रिसर्च रिपोर्ट में आप ऐसे ही नहीं लिखते अपने मन से, और जब आप लिखते हैं तो आप एविडेंस के साथ लिखते हैं। और एविडेंस देने के दो चीजें अब आपको समझनी होंगी। यहाँ पर कुछ चीजें आप कहें तो मैं आपको एक पीपीटी की कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं अपनी, उसके बाद मैं क्विकली साइटेशन वाली चीज पर पहुंचूंगा, इफ यू अलाउ मी। हाँ जी, यस और नो? Please दिखाइए सर। Yes, sir. Yes, Sure, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. आपको कुछ पीपीटी दिखना शुरू हुआ क्या? Nice. No. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं इसमें That of academic right. हाँ, ये सब तो हटा देता हूँ। ये सब मैं बात आपसे कर चुका, सब फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये सब बात हो चुकी, ये सब मैं आपसे कह चुका हूँ। मेथोडोलॉजी लिमिटेशन, ये भी मैंने आपको कहा था। साइंटिफिक राइटिंग, इट्स क्रूशियल टू क्लैरिटी एंड एक्यूरेटली रिपोर्ट मेथड्स एंड रिजल्ट्स, द ह्यूमैनिटीज, द फोकस इज ऑन कंस्ट्रक्टिंग कन्विंसिंग आर्गुमेंट, ये बात मैं कर चुका। नॉर्मली स्पीक, वाइल स्पीकिंग नॉर्मली वो लैंग्वेज नहीं लिखनी होती, हमको एकेडमिक राइटिंग फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी होती है, ये बात भी हो चुका। ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिख रहे हैं आपको, की कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मल टोन, क्लियर स्ट्रक्चर। Yes, sir. जी, evidence based, support claims with evidence from credible sources such as peer reviewed journals, impersonal and objective। impersonal मुझे क्या लगता है ये जरूरत नहीं, ये सब बात मैं कर चुका हूं आपसे। precision and references, मैं कुछ एग्जांपल अब आपको दिखाऊंगा, जैसे कुछ कॉमन टर्म्स जो हम लोकल कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं और थीसिस राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में। जैसे इनफॉर्मली हम करते हैं ट्राई टू फाइंड आउट, द फॉर्मल वर्ड इज इन्वेस्टिगेट। कैरी आउट की जगह we carried out the experiment की जगह we conducted the experiment। look at carefully, when we look at carefully the data, no, when we examine the data। ये कुछ फॉर्मल टर्म्स हैं, मिल जाएंगे आपको बहुत जगह, मैंने कुछ का कलेक्शन लिया है। मेक श्योर इट्स ट्रू, हम उसकी जगह टर्म यूज करते हैं वेरीफाई। ये फॉर्मल लैंग्वेज के शब्द हैं जो हमको रिसर्च में यूज करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते समय। शो की जगह डिमॉन्स्ट्रेट, गेट रिड ऑफ की जगह एलिमिनेट, इस तरह से बहुत सारे टर्म हैं। ये स्ट्राइव टू बी क्लियर, ये भी मैंने कहा। छोटे सेंटेंसेस की एक बात मैं शायद नहीं बोल पाया था, सेंटेंसेस बहुत लंबे नहीं। whenever you are writing a research report, you are not writing a fiction novel or literature book, you are writing, आपकी रिपोर्ट को पढ़ने वाला हो सकता है लैंग्वेज का बहुत जानकार ना हो, तो आपको बहुत फैंसी वर्ड नहीं, सिंपल शब्द और छोटे छोटे सेंटेंसेस जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो, जैसे आपने कभी देखी ना, ये कभी जोनाथन हर्बर्ट ने कहा था इस बात को, मैं उस बात को दूसरे रेफरेंस में भी यहाँ कह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन एक होता है लेसन प्लानिंग में, उसके लिए कहा था हर्बर्ट ने। आपने कभी ब्रिक वॉल देखी है?
एक ब्रिक, ईंट की दीवार और दूसरी ईंट उसके ऊपर, और बीच में क्या लगा होता है? सीमेंट, है ना, मसाला जिसको आप कहते हैं, और वो नीचे वाली ईंट से शुरू होकर ऊपर वाली ईंट तक जाता है। ऐसे ही आप जब भी रिसर्च रिपोर्ट लिखें, आपका पहला सेंटेंस और लास्ट चैप्टर का लास्ट सेंटेंस, देयर शुड बी अ फ्लो, देयर शुड बी अ कनेक्शन। ओके, आप जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो पता चलता है कई बार हम कोई वेरिएबल डिफाइन किया, मान लिया हमने एक वेरिएबल लिया है से एंजाइटी, दूसरा लिया है हमने इमोशनल इंटेलिजेंस, तो हम एक को डिफाइन करते समय लिखा, डिफाइन किया, फिर अचानक से दूसरे का हेडिंग शुरू कर देते हैं। नहीं, देयर शुड बी अ कनेक्ट, पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन और नए पैराग्राफ की पहली लाइन, वो कहीं से एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करते हो, कनेक्शन क्रिएट करते हो। देयर शुड बी अ कनेक्ट बिटवीन द पैराग्राफ्स एंड बिटवीन द सेंटेंसेस, जंप नहीं होनी है। ओके, ये थंब रूल्स हैं जो उसको लिखते समय। और वेरिएबल्स भी हम जो लेते हैं, जैसे एजुकेशन की रिसर्च में बड़ा कॉमन है, ये बहुत फैशन में, कुछ नहीं है तो बोले ठीक है मेल फीमेल ले लो, अर्बन रूरल ले लो, गवर्नमेंट प्राइवेट ले लो। नहीं, whatever demographic variable you take, there should be a rationale behind this. जैसे मैं कहूं कि difference of IQ between boys and girls, और मैं कहूं difference of IQ between urban boys and urban girls, क्या भाई शहर और गांव से क्या कुछ अंतर पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो I need a rationale for that. फिर उसका, क्योंकि ये प्रश्न वही आप याद करिए, शुरुआत में मैंने कहा कि आमने सामने अगर आप बात कर रहे हो तो सामने वाला प्रश्न पूछता है, आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन क्या इसमें आपको चांस नहीं मिलेगा तो वो उत्तर आपको उसमें शामिल कर लेना है कि मैंने ये वेरिएबल लिया है डेमोग्राफिक, उसके पीछे ये रीजन है। ओके, इसीलिए कोरिलेशन में भी जब कोई चीज हम कोरिलेशन बता रहे होते हैं तो हम पहले बताते हैं कि कोरिलेशन आप पहले थियोरेटिकली एस्टेब्लिश करिए। ओके ओके, राइटिंग टिप्स, एक छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपसे कहेंगे तो मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, मैडम आपको दे देंगी। जैसे एक बहुत कॉमन टिप है, डोंट गिव लाइफ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जैसे द स्कूल थिंक्स, स्कूल कैन नॉट थिंक। ओके, द स्कूल शुड थिंक। और ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें। मेन मुद्दे पर में पहुंचते हैं। कुछ टर्म जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, अफेक्ट, इफेक्ट, अलग अलग चीजें, एल्यूट, इल्यूट, कैन, मे, फर्दर, फार्दर, ये सब कॉमनली मिस्टेकन टर्म्स हैं जो हमको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, ये सब कुछ एग्जांपल्स फॉर्मेलिटी के बारे में। जैसे ये देखिए, आप देख रहे हैं, इट इज क्लियर दैट द सीईओ ऑफ आरबीआई, ये बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज है, तो दूसरा वाला इसमें ज्यादा सही सेंटेंस है। द कॉम्बिनेशन ऑफ इट, इस तरीके से कोई बात आप कहना चाहते हैं तो। प्रिसीजन, कितना स्पेसिफिक होना, जरा एग्जांपल देखिए। Many young people drink too much, ये प्रिसीजन की बात, ये बहुत इम्प्रिसाइज है। जरा नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पढ़िए। 23% ऑफ पीपल अग्रीड एज्ड 16 to 25 कंज्यूम मोर देन 140 ml ऑफ द एथेनॉल अल्कोहल, उसका फॉर्मूला भी दे दिया पर वीक। ये टू डिटेल्ड है। अच्छा क्या है, 1 in 4 16 to 25 year olds कंज्यूम मोर अल्कोहल देन द गवर्नमेंट्स रिकमेंडेड वीकली मैक्सिमम। बस मैं रेफरेंस दे दूं, कहां से मिला मुझे ये इंफॉर्मेशन, रेफरेंस दे दूं और मेरा काम हो जाएगा इससे। ओके, ऑब्जेक्टिविटी, तो अभी मैं सबको स्किप करता हूं, मैं जरा उस पर जाता हूं। एपीए की जो बात मैं कह रहा था, यहां देखिए जरा, यहां दो टर्म है, एक है इंटेक्स्ट साइटेशन, एक है रेफरेंस। मैंने एपीए को बेस लिया है यहां पर। इसको करते समय मैंने अभी इसको हटा दिया प्रेजेंटेशन को। जब आप एविडेंस दे रहे हैं या रेफरेंस दे रहे हैं किसी का, अपनी बात को किसी को, मान लो मैंने कहा कि देयर आर फाइंडिंग्स व्हिच से दैट कोऑपरेटिव लर्निंग एनहांसेस अचीवमेंट अमंग स्टूडेंट्स, तो इसका लिए मुझे एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस जब आप अपनी मेन बॉडी, रिसर्च रिपोर्ट को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एक मेन बॉडी, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज कॉल्ड मेन बॉडी, जहां जितने भी चैप्टर्स हैं, कहीं 4 भी होते हैं, किसी में 6 भी चलते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर है, उसमें कोई इशू नहीं है। और उसके पीछे जो आप रेफरेंसेस की लिस्ट देते हैं वो रेफरेंस, तो मेन बॉडी प्लस रेफरेंस मिला के आपकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट बनती है, प्लस एनेक्सर्स लास्ट में रेफरेंस के बाद में। ध्यान दीजिएगा, एपीए रेफरेंस की बात कहता है,
बिब्लियोग्राफी की बात नहीं कहता। ओके, तो मैं रेफरेंस और मेन बॉडी में जब आप किसी के एविडेंस को कोट करते हैं उसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन उसको मैंने कहा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकंड, आपको एक वर्ड की फाइल दिख रही होगी, ठीक है। ये जो मैंने लिखा जैसे फेल्डर 1995 कंडक्टेड अ लॉन्जिट्यूडनल स्टडी टू स्टडी द इफेक्टिवनेस, ये जो मैंने लिखा फेल्डर 1995, दिस इज इन टेक्स्ट साइटेशन है। लजारोविट्स एट अल 1994 इन टेक्स्ट साइटेशन, ठीक है। ये मेन बॉडी में लिख रहा हूं मैं, और इसी के लास्ट में अगर मैं पहुंचूं, ये जो लास्ट में है ये रेफरेंसेज है। जैसे फेलर का ही मैंने वहां पर देखा, उसका फेल्डर का 1995, ये उसका डिटेल रेफरेंस है। वहां मैंने सिर्फ लिखा फेल्डर 1995, यहां पर लास्ट में लिखा उसका डिटेल रेफरेंस। ओके, ये इंटेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंस की मैंने बात की, ठीक है। अब इंटेक्स्ट साइटेशन भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। रेफरेंस का तो स्टाइल है एपीए का, हैंगिंग स्टाइल में, वो फॉर्मेटिंग वो सब उसकी जगह है। इंटेक्स्ट साइटेशन दो तरीके से हो सकता है। एक जिसको आप कहते हैं पैरेंथेटिकल साइटेशन, दूसरा जिसको आप कहते हैं नरेटिव साइटेशन। नीतू गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं आप, हैंड रेज किया आपने। डॉक्टर नीतू गुप्ता, तो जो अब उसका भी जरा एग्जांपल देखिए, जो मैंने कहा पैरेंथेटिकल साइटेशन और नैरेटिव साइटेशन। इंटेक्स्ट साइटेशन को रैंडमली उठाते हैं कहीं का, ये रहा। अबू एंड फ्लावर्स, इन अ स्टडी रिपोर्टेड बाय अबू एंड फ्लावर्स 1997, दिस इज कॉल्ड नैरेटिव साइटेशन। ये वाला है, नीचे है फेल्ड्यूसन एट अल 2000, नैरेटिव साइटेशन जिसमें रनिंग। एग्जाम्पल में दिखाता हूं कोई आपको इंटेक्स्ट साइटेशन का, ओ पैरेंथेटिकल साइटेशन। ज्यादातर नैरेटिव है इसमें, ये देखिए लिखा स्टडीज इंडिकेट दैट कोऑपरेटिव लर्निंग डेवलप्स, studies indicate that cooperative learning develops general mutual concern and interpersonal trust among students। और अंदर ब्रैकेट में लिखा स्लेविन, 1983, शरण 1980, दो लोगों ने पाई है सेम चीज। ये पैरेंथेटिकल साइटेशंस हैं, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा जरा एक चीज और, एक साइटेशन जब आप दे रहे होते हैं, एक होता है विद सोर्स लोकेटर, एक होता है विदाउट सोर्स लोकेटर। विद सोर्स लोकेटर, विदाउट सोर्स लोकेटर का क्या मतलब क्या है? जब आप किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक, उसने कहीं लिखा है उसको एज इट इज कोट करना, कोट इन कोट जिसको बोलते हैं। जब आप कोई चीज कोट इन कोट देते हैं तो आपको सोर्स लोकेटर देना होगा। सोर्स लोकेटर का मतलब पेज नंबर, अगर वीडियो से दे रहे हैं तो वीडियो का टाइम, किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दे रहे हैं तो पीपीटी का स्लाइड नंबर, वो देना होगा। और अगर आप उसकी लैंग्वेज को अपने शब्दों में कह के लिख रहे हैं, आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को, तब आपको सोर्स लोकेटर देने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल जरा देखते हैं सोर्स लोकेटर और विदाउट सोर्स लोकेटर। जैसे ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, स्लेविन 1983, शरण 1980, ये सब एग्जांपल हैं विदाउट सोर्स लोकेटर, क्योंकि इनमें पेज नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ है। कोई एग्जांपल देखते हैं सोर्स लोकेटर के साथ में, चैप्टर 3 में मिलना चाहिए।
हम्म, ये यहाँ मिलेगा। ये देखिए, अचीवमेंट में बी डिफाइंड एज अ चेंज इन बिहेवियर इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, स्मिथ एंड एडम्स 1966 पेज 71। इसका मतलब ये मैंने एज इट इज उनकी डेफिनेशन को उठाया है, ये वाली डेफिनेशन एज इट इज इन वर्ड टू वर्ड वहां से उठाया है, इसलिए पेज लोकेटर दिया है, इसको बोलते हैं सोर्स लोकेटर। नीचे डेफिनेशन देखिए अचीवमेंट की डेफिनेशन एनास्टेसी की, अचीवमेंट टेस्ट आर प्राइमरी डिजाइन टू मेजर द इफेक्ट्स, एनास्टेसी 1968। इसमें पेज नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब उनकी बात को मैंने शब्द बदले, जहां शब्द नहीं बदले हैं वहां हमको सोर्स लोकेटर देना होता है, जहां शब्द बदल दिए हैं वहां सोर्स लोकेटर नहीं देने की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आप सब जानते हैं कि एक ऑथर, दो ऑथर, एक से ज्यादा ऑथर, इन सब के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। मैंने प्रेजेंटेशन अभी रोक दिया है। जैसे एपीए में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अभी 7th एडिशन से जो ऑनवर्ड्स उन्होंने कुछ चेंज जो किए हैं, पहले 2 ऑथर का अलग चलता था, 3 का अलग, 5 का अलग, 7 ऐसे चलता था। अब वो 3 ऑथर ऑनवर्ड्स, 3+3 एंड मोर होते ही एट अल लगाने के लिए कहते हैं, एंड अदर्स, ये कॉमन रूल्स हैं। जब आप एक्रोनिम्स यूज करते हैं, वो जो शॉर्ट फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, वो आप जब यूज करते हैं, जैसे आपने लिखा NCERT, तो जब भी आपके इन टेक्स्ट में वो पहली बार अपीयर होगा, तो पहली बार आप पूरा लिखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे NCERT, और उसके बाद आगे सारे डॉक्यूमेंट में आप केवल NCERT लिखेंगे। पहली बार जब अपीयर हो रहा होता है तो आप लिखते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ब्रैकेट में पहली बार लिख दीजिए AMU, आगे आप AMU यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह के जनरल रूल्स हैं, छोटे छोटे। जैसे एंड, जब आप नैरेटिव साइटेशन लिखते हैं तो AND वाला लिखते हैं, लेकिन जैसे वो पैरेंथेटिकल साइटेशन होता है तो एम्परस्टैंड, वो S जैसा जो A होता है, एंड होता है, वो बदल जाता है एम्परस्टैंड। और ये अलग से कोई बहुत बड़े रूल्स नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। एंड कन्वर्ट्स इनटू एम्परस्टैंड व्हेन इट गोज इनटू पैरेंथेसिस, इन अ पैरेंथेसिस ब्रैकेट कॉमन लैंग्वेज उसको बोल देते हैं, पैरेंथेसिस का कॉमन टर्म, एक्चुअल टर्म है, लिटरेरी टर्म है। तो ये सारे रूल्स 3 ऑथर। दूसरा, बुक का पब्लिक रेफरेंस जब आप देते हैं आज की डेट में, जैसे मैं आपको दिखाऊं इसमें बुक का रेफरेंस, एक सेकंड, इसमें किसी जाता हूं बाद में रेफरेंस पर। ये देखिए, AK सिंह की किताब का रेफरेंस मैंने लिया है, ये देखिए, जैसे सिंह AK सिंह की किताब है टेस्ट मेजरमेंट एंड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेज, पटना भारती भवन। ठीक, पटना के इसमें कोलन लगेगा यहाँ पर, पटना एंड देन कोलन भारती भवन। ये जो पटना प्लेस का नाम है, भारती भवन पब्लिशर का नाम है, ये पटना से पब्लिश हुई है। जैसे मैग्रो हिल पब्लिकेशन बहुत सारी जगह पर है। ठीक, आपने कहाँ वाले पब्लिकेशन की किताब यूज की है? तो पहले ये चलता था 7th एडिशन से पहले अप टू 6th एडिशन ऑफ APA, आप पब्लिकेशन का प्लेस भी देते थे। अब इसने 7th एडिशन ऑनवर्ड्स हटा दिया है APA ने। अब बुक के पब्लिकेशन में हम यूज नहीं करते प्लेस, क्योंकि अब आज की डेट में ई-बुक्स बहुत कॉमन चीज हो गई है। APA अपने आप को अपडेट कर, सारे एडिशन अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, सारे स्टाइल मैनुअल्स इसी तरीके से धीरे धीरे, जैसे उसकी जरूरत। अब चूंकि ई बुक का कॉन्सेप्ट है तो उसका कोई पब्लिकेशन प्लेस नहीं होता, तो उन्होंने हटा दिया है कि पब्लिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आप में जो आपने पूछा है इबिट, जब सेम रेफरेंस रिपीट हो रहा होता है, एक ही रेफरेंस को हमने एक से ज्यादा कोट किया, पेज नंबर बदल दिया, और हम पेज सोर्स लोकेटर के साथ उसको यूज कर रहे हैं, तो इबिट टर्म यूज करते हैं वहां पर। इबिट APA का स्टाइल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सुनीता मैडम पूछ रही हैं, शुड पेज नंबर बी गिवन फॉर एवरी साइटेशन इन द रेफरेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी? नहीं, मैंने कहा कि जहां आप उसका पैराफ्रेजिंग नहीं कर रहे, एज इट इज कंटेंट ले रहे हैं उसका, तो आपको सोर्स लोकेटर देना होता है पेज नंबर।
उसको सोर्स लोकेटर बोलते हैं। पेज नंबर हो सकता है, स्लाइड नंबर हो सकता है, टाइमर हो सकता है, और कोई लेक्चर है तो उसका ऑडियो का टाइम हो सकता है। और अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं पैराफ्रेजिंग, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर आप उसको अपने शब्दों में अगर यूज कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को, तो फिर आपको सोर्स लोकेटर देने की जरूरत नहीं है। जर्नल्स में पेज नंबर दिया जाता है, वो भी रेफरेंस में लास्ट में, वो पूरे आर्टिकल का दिया जाता है। इंटेक्स्ट साइटेशन में नहीं, रेफरेंस में, जर्नल्स में आर्टिकल का पेज नंबर दिया जाता है। यही मुझे आपसे बात करनी थी। कई सारी और चीजें, छोटे छोटे जनरल रूल्स, लेकिन बेसिक चीजें यही कि आप लॉजिकली एक सीक्वेंस में उसको लिखें और कनेक्टेड लिखें एक दूसरे से, पहले से आखिर तक सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएं, और हर चीज का रैशनल दें। डॉक्टर सुनीता, बस मैं अभी इसको सुनता हूँ का पॉइंट, जैसे सैम्पलिंग आपने यूज की, तो आपने कहा कि पर्पजिव सैम्पलिंग, तो पर्पजिव सैम्पलिंग ही क्यों यूज की, बाकी नहीं। टूल, जैसे बिहेवियरल साइंस में बड़ा चलता है टूल कंस्ट्रक्शन, टूल कंस्ट्रक्शन अपने आप में बड़ा काम है। आपने टूल बनाया क्यों, क्या कोई पहले से डेवलप टूल मौजूद नहीं है, उसका फिर आप एक एनालिसिस देते हैं, कोई उसका पूरा देते हैं कि भाई हाँ ये आपका ये टूल थे, ये इसमें ये दिक्कत है, मेरे लिए ये काम का नहीं, ये काम का, ये मेरे काम का था इसलिए मैंने ले लिया, या इनमें से कोई मेरे काम का नहीं था इसलिए मैंने अपना डेवलप किया। एवरी रैशनल फॉर एवरीथिंग। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कोऑपरेटिव लर्निंग का, से 45 डेज, व्हाई 45 डेज, व्हाई नॉट 30 डेज, व्हाई नॉट 2 months, इज देयर एनी सम बैकग्राउंड बिहाइंड दिस? तो आई गिव सम रेफरेंसेस कि कुछ लोगों ने रिसर्च करके एस्टेब्लिश किया है कि कोऑपरेटिव लर्निंग का इफेक्ट आने में 45 डेज इनफ है। तो हर चीज का एक रैशनल आपको देते हुए, मैं ऐसा सोचता हूँ नहीं, मुझे लगा कि 45 दिन रिसर्च कर लेते, नहीं, 45 दिन का एक्सपेरिमेंट कर लेते, नहीं, रिसर्चर का अपना ओपिनियन नहीं, विद एविडेंसेस, मैंने यहां से किया, ये पढ़ा, ये कंक्लूड करके ये तब कंक्लूड किया है, तब देना होता है। यस डॉक्टर जोशी, बताएं, सुनीता जोशी जी, बेटा कुछ पूछ रहे हैं आप? अच्छा, गलती से हाथ उठा दिया, मुझे आज इतनी ही बात करनी थी। आपका कोई प्रश्न है तो स्वागत है। गलती से नहीं उठाया है सर, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम बिब्लियोग्राफी कोट कर रहे हैं और हमने वहां पर कुछ पैराफ्रेज करके लिखा हुआ है, तो अगर हम पेज नंबर देंगे तो जो रीडर होगा वो एग्जैक्टली हमारी बात को कंफर्म कर सकता है क्या, वह या नहीं देना चाहिए, ये मेरा डाउट है सर। मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, और अगर जी वो सर। इतनी अच्छी चीज है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, तो आप उसको एज इट इज कोट भी कर सकते हैं, उसको फर्दर लाइंस में एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर। जी। ओके, थैंक यू सर। Any question from participants? Okay, no question, I think. सॉरी मैम, मैं 5 मिनट लेट कर दिया मैंने आपको। कोई नहीं, doesn't matter, no problem, no issue. So thank you very much, Professor Kaushal Kishore ji. Thank you, ma'am. Thank you to all the participants. sir. Attending. Thank you, sir and ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Thank you.